बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे। आज आपके सामने मैं जो विषय रखने वाला हूँ वह है भारतीय जनता पार्टी की हार के आखिर असली कारण क्या है। बहुत दिनों, लगभग 2 महीने लोकसभा चुनाव को हो गए हैं और मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसलिए अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की हार की बात करता हूँ तो लोग कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हार ही होती तो उसकी सरकार कैसे बनती। ये भी हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दलों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसे हम एनडीए कहते हैं। उस एनडीए के कारण आज भाजपा सत्ता में है। हारने की जहाँ तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी हारी हुई इसलिए लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जो टारगेट फिक्स किया था वो था 370 सीटों का, और एनडीए को मिला के नारा दिया गया था अब की बार 400 पार। जब भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों का लक्ष्य लेके चुनाव मैदान में आई थी और उसे जब 240 सीटें ही मिली तो उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, क्योंकि अपने लक्ष्य को उसने प्राप्त नहीं किया है। जबकि दूसरी ओर जो विपक्षी दल हैं उन्होंने इस तरह का कोई दावा, सीटों का उन्होंने कोई दावा नहीं किया था। हालांकि उन्होंने भी, जो उनका जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उसने भी ये दावा किया था कि हम अपनी सरकार बनाने वाले हैं, परंतु सीटों की बात उन्होंने नहीं की थी। और इंडिया गठबंधन के लगभग सभी जो सहयोगी हैं, एक आध को छोड़ के सभी की सीटें बड़ी हैं, इसलिए वो जीते हुए से लग रहे हैं और वो इस तरह से प्रदर्शित भी कर रहे हैं कि जैसे वो चुनाव जीत गए हों। और जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो बॉडी लैंग्वेज है या नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। ये वास्तव में हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य से काफ़ी पीछे रह गई। और इन चुनाव परिणामों से बहुत सारे जो हमारे देश के विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत सारी सर्वे एजेंसियां हैं, उन सब लोगों को ये बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतनी कम सीटों पर क्यों जीत हासिल कर पाई। क्योंकि जितने भी सर्वे, प्री पोल सर्वे आ रहे थे या जो इलेक्शन के बाद सर्वे आए, उन सब ने ये भविष्यवाणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले बार की सीटों से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए आज हार का मंथन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेशों के, मतलब देश के सभी प्रदेशों में बुरी तरह हारी हो, परंतु 3-4 प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। मगर उन 4 राज्यों की मैं चर्चा बाद में करूंगा। पहले इस बात की चर्चा की जाए कि जो हार के जो कारण हैं, इन 2 महीनों में जो हार के कारणों में जो प्रमुख बातें निकल के आई हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें जो सबसे प्रमुख बात निकल के आई है उसमें ये आई है कि विपक्षी दलों के द्वारा ये झूठ फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी यदि 400 सीटें जीतने का जो दावा कर रही है, उसका पीछे उनका जो मकसद है वो है इस देश के संविधान को बदलना, और जब संविधान बदलेगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। ये प्रमुख मुद्दा विपक्षी दलों के द्वारा इस चुनाव में बनाया गया। दूसरा, ये जो समीक्षा में जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं, हम सब उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दूसरा है कि उसमें ये भी निकल के आया है कि जो विरोधी दलों के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया, उन्हें टिकट दिए गए, ये भी हारने का एक बहुत बड़ा कारण है। एक और जो कारण निकल के आया है वो है कि अल्पसंख्यक वर्ग, खासतौर से मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को एक टारगेट की तरह रखा कि उसके खिलाफ जो भी प्रत्याशी हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसको वोट दिया जाए। मतलब टारगेटिक वोटिंग मुसलमानों द्वारा इस बार की गई। और एक और जो बात निकल के आई है वो है कि अब की बार जो 400 पार का नारा दिया गया था, वह नारा इस बार बोझ बन के
भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ गया और इस कारण भारतीय जनता पार्टी की सीटें इतनी कम आई। ये जो समीक्षा में विषय निकल के आए हैं, यदि यही बातें हम सत्य मान लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में तो क्लीन स्वीप किया है, तो इस कारण वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को हारना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, इन सारे राज्यों में लगभग सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। केवल 3 सीटें, एक गुजरात में, एक उड़ीसा में और एक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, बाकी सारी सीटें भाजपा ने जीत ली। यदि हारने के यही कारण थे तो इन राज्यों में भी हारना चाहिए, क्योंकि ये राज्य भी एक दूसरे से लगे हुए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, उससे लगा हुआ मध्य प्रदेश है, उससे लगी हुई दिल्ली है, उससे लगा हुआ राजस्थान है, और इस तरह से अगर होता तो भारतीय जनता पार्टी को इन राज्यों में भी हारना चाहिए। ये कारण जो हैं वो सतही तौर पर समझ में आते हैं और ये कारण हैं भी, परंतु जो मैं आज आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो मैं अन्य दूसरे कारणों की बात करने वाला हूँ, जिन्हें मैं हार के लिए सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूँ। उसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है भारतीय जनता पार्टी में जो हार का सबसे प्रमुख कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव। पहले भारतीय जनता पार्टी में मैं इस पार्टी को लगभग 35 से 40 सालों के से लगातार इस पार्टी को देख रहा हूँ। इस पार्टी की गतिविधियों पर मेरी नज़र रहती है और इस पार्टी से जुड़ाव होने के कारण मुझे इस पार्टी का लगभग 35 साल का तो लगभग अनुभव है। पहले देश से लेके प्रदेश और ज़िला लेवल तक संगठन के चुनाव हुआ करते थे और आप सबने भी वो देखे होंगे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी बड़ी पार्टियों में बहुत कम ऐसी स्थिति आती है कि चुनाव कराने पड़े। भारतीय जनता पार्टी में तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आई, मगर कई प्रदेशों में मैंने चुनाव होते हुए देखे। एक बार मैंने और पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें भी ये बात मैंने बताई थी कि मध्य प्रदेश में एक बार प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आम सहमति न बन पाने के कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता, उस समय के जो वरिष्ठ नेता हैं विक्रम वर्मा जी, और उस समय शिवराज सिंह चौहान युवा नेता थे, उनके बीच में, दोनों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसमें विक्रम वर्मा चुनाव जीत गए। तो प्रदेश स्तर पर भी चुनाव होते हुए देखा गया है और ज़िलों में तो अधिकांश ज़िलों में जिला अध्यक्ष का तो चुनाव अधिकांश ज़िलों में होता ही था। आज संगठन के चुनाव ना होने के कारण आज देश से लेकर प्रदेश तक एक जो मनोनयन की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में आ गई है, यह ये कहें कि जैसा कल्चर कांग्रेस में था लगभग वैसा ही कल्चर अब भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। आज ऊपर से नीचे तक किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी मिलनी है उसके कहीं कोई चुनाव नहीं होता, उसकी कहीं कोई समीक्षा नहीं होती, उसकी कहीं कोई रायशुमारी नहीं होती और सीधे नियुक्ति कर दी जाती है। इस कारण जो योग्य और अनुभवी कार्यकर्ता हैं उनकी घोर उपेक्षा होने के कारण भारतीय जनता पार्टी के हार का एक सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा जो प्रमुख कारण भारतीय जनता पार्टी के हार का मुझे समझ में आता है उसमें है कि कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक स्वाभिमानी कार्यकर्ता होता है और उसकी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी अपेक्षाएं संगठन से नहीं होती हैं और न सरकार से होती हैं। परंतु ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं के भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ काम तो पड़ते ही हैं और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां कार्यकर्ता अपनी बात सुना सके। पहले भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन मंत्री का काम करने वाले लोग होते थे वो जिलों से लेके प्रदेश तक अलग अलग उन्हें दायित्व मिलता था और वो एक एक कार्यकर्ता से उनका जुड़ाव होता था। आज स्थिति ये है कि जो हमारे संगठन मंत्रियों का जो रवैया है या उनका जो चूँकि लगातार कई वर्षों से सत्ता में होने के कारण जो दोष संगठन में आ जाते हैं वही हमारे संगठन मंत्रियों में भी आ गए हैं। आज संगठन मंत्री कार्यकर्ताओं से उनका मेल मिलाप बहुत कम हो गया है।
जब भी वो दौरों पर आते हैं या कहीं मीटिंगों के लिए जाते हैं तो बड़े महंगे महंगे होटलों में उनका रुकना होता है। पहले के ज़माने में जो संगठन मंत्री हैं वो कार्यकर्ताओं के घर रुकते थे, कार्यकर्ताओं से मिलते थे, कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे। आज महंगी महंगी गाड़ियों में, महंगे महंगे होटलों में रुककर वो धीरे धीरे कार्यकर्ताओं से दूर होते जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की पहले एक और बहुत बड़ी इज्जत हुआ करती थी जिलों से लेकर ऊपर तक, कि जब भी टिकट वितरण की बात होती थी हमेशा पर्यवेक्षक जिलों में आते थे। चाहे वो नगर पालिका का टिकट हो, चाहे विधानसभा का टिकट हो, चाहे लोकसभा का टिकट हो, एक रायशुमारी की प्रक्रिया अपनाई जाती थी और नीचे के मंडल लेवल से लेकर के जिले लेवल के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को बुलाकर उनसे राय पूछी जाती थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी में ये कल्चर समाप्त हो गया है। आज तो भारतीय जनता पार्टी सर्वे एजेंसियों के माध्यम से सर्वे कराती है कि किस व्यक्ति को हमें टिकट देना है। तो आज जो कार्यकर्ताओं की जो इज्जत नेताओं की नज़रों में हुआ करती थी, आज वो इज्जत भी कम हो गई है, क्योंकि उसे पता है कि इन कार्यकर्ताओं के कहने से मुझे टिकट नहीं मिलना है। जो सर्वे एजेंसी हैं, अगर उस सर्वे एजेंसी में मेरा नाम आ जाएगा तब भी मुझे टिकट मिलेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर बदल गया है, अब कई तरह की सर्वे एजेंसियां भी होती हैं। आप सब लोगों ने भी सुनी होंगी कि राष्ट्रीय स्तर की सर्वे एजेंसी एक अलग सर्वे कर रही है, प्रदेश की एजेंसी अलग सर्वे कर रही है, संघ की ओर से अलग सर्वे हो रहा है। पता ही नहीं चलता कि किस सर्वे के आधार पर किस व्यक्ति को टिकट मिलेगा। तो यहाँ जो कार्यकर्ता का जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, उस भूमिका को भी ख़त्म कर दिया गया है। और तीसरा, और इसी संगठन के मामले में बात करूँगा, पहले संगठन में जब मीटिंगें हुआ करती थी तो कार्यकर्ताओं की बातें सुनी जाती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में जो कल्चर आ गया है वो है वन वे कम्युनिकेशन का। जहाँ भी मीटिंगें होती हैं वहाँ वन वे कम्युनिकेशन होता है। मंच से भाषण दिए जाते हैं, मंच से ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाता है और मंच से ही उन्हें काम बताया जाता है। परंतु कभी भी ऐसा नहीं होता कि मंच के नीचे बैठे हुए कार्यकर्ताओं की भी बात सुन ली जाए। मैं भी एक मीटिंग में, चूँकि मैं अपने पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए इस बार एक विधानसभा चुनाव के पहले भोपाल में सभी प्रकोष्ठों के जिला संयोजकों की एक मीटिंग हुई। उसमें हज़ारों लोग इकट्ठे हुए। उस मीटिंग में मैं भी गया बड़ी तैयारी करके, और मुझे लगा कि शायद वहाँ यदि कोई बात पूछी जाएगी, संगठन की बात है, उसकी तो तैयारी करके गया ही था कि आपके संगठन ने क्या क्या काम किए ये भी पूछा जा सकता है। और दूसरा, अगर कोई रायशुमारी या कोई सलाह या कुछ बोलने का अवसर मिलेगा तो उस पूरी तैयारी के साथ मैं भी मीटिंग में गया। वहाँ मीटिंग में जाने के बाद वही हुआ, मंच से बड़े बड़े नेताओं के भाषण हुए और हम लोगों की मीटिंग समाप्त हो गई। जब मैं लौट के आया तो मुझे लगा कि ये मीटिंग दो तरफ़ा होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की भी बात सुनी जानी चाहिए। जब मैं लौट के अपने शहर आया तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़े पदाधिकारी हैं जो अक्सर मीटिंगों में जाते रहते हैं। मैंने उनसे बात की, हमने कहा यहाँ तो इस तरह की मीटिंग हुई है, आप लोग तो जाते रहते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या आप लोगों की बात नहीं सुनी जाती? तो उनने भी यही बताया कि वहाँ जाओ, मीटिंगों में केवल मन से जो बात बोली जा रही है उसे सुनो और चुपचाप अपने घर वापस आ जाओ। ये जो वन वे कम्युनिकेशन भारतीय जनता पार्टी में आ गया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी का हार का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा जो कारण मुझे समझ में आ रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी में सवर्ण वर्ग की उपेक्षा, या ये कहेंगे घोर उपेक्षा हो रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी तब भारतीय जनता पार्टी पर एक तमगा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है, ये ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहलाई जाती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि जितने भी सवर्ण वर्ग के लोग हैं इस पार्टी में उनकी घोर उपेक्षा हो रही है। आज जहाँ तहाँ देखो पिछड़ा वर्ग की बात होती है, हरिजन की बात होती है, आदिवासियों की बात होती है, अल्पसंख्यकों तक की बहुत बात होती है, परंतु सवर्ण वर्ग की कहीं कोई बात नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सवर्ण वर्गों को पार्टी में, संगठन में भी उतना स्थान नहीं मिल रहा है। टिकट तो बहुत कम ही मिल रहे हैं, क्योंकि आज देश में विरोधी दल के लोग जातिगत जनगणना का नारा लगा रहे हैं,
जैसे अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने तो पीडीए का नारा दिया था। और इस जाति जाति के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी उलझ गई है कि वो भी जाति जाति करने लगी है। अच्छा, जितने भी आप सब लोग हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे आप बताइए कि 2014 के पहले, 2014 में जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उसके पहले कितने लोगों को पता था कि मोदी जी पिछड़ी जाति के? मेरे ख्याल से मुझे तो पता नहीं था। और मैंने अपने कई सहयोगी साथियों से भी पूछा कि 2014 के पहले क्या हमें मोदी की जाति पता थी? सबका जवाब था नहीं। मगर आज हमें मोदी की भी जाति बताई जा रही है कि मोदी भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। 2014 में मोदी जी को चुनने का पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था, उनकी छवि। उन्होंने गुजरात में जो ज़बरदस्त विकास किया और जो उन्होंने हिंदुत्व के लिए जो काम किया, उसके कारण मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चुनाया गया था, ना कि इसलिए चुना गया था कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। आज हमें मोदी जी की भी जाति बतानी पड़ रही है। आज जो जाति जाति का जो खेल विरोधी दल के लोग खेल रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी उलझी हुई नज़र आ रही है। आज संगठन की स्थिति ये है कि आप सभी को भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक स्थिति है, उसमें बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी। जिन दर्शकों को नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एक मेन बॉडी होती है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, सहमंत्री या जिन्हें मंत्री कहते हैं, कोषाध्यक्ष, इस तरह की एक संरचना होती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई मोर्चे हैं और वो मोर्चे जातियों के आधार पर बने हैं। जैसे आदिवासियों का एक अलग मोर्चा है, हरिजनों का एक अलग मोर्चा है, पिछड़े वर्ग का एक अलग मोर्चा है, अल्पसंख्यक वर्ग का एक अलग मोर्चा है, युवा और महिलाओं के अलग मोर्चे हैं। जब आपने जाति के आधार पर मोर्चे बना रखे हैं, तो उन मोर्चों में वही जाति के लोग काम करते हैं जिस जाति के वर्ग के वो होते हैं। हरिजन लोग हरिजन मोर्चे में काम करेंगे, अनुसूचित जाति वर्ग के मोर्चे में काम करेंगे, आदिवासी वाले आदिवासी मोर्चे में काम करेंगे, पिछड़ा वाले पिछड़ा में काम करेंगे। अब इसके बाद जो सवर्ण बचते हैं, वो पार्टी की मेन बॉडी में ही काम कर सकते हैं। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण लागू कर दिया है। ये शायद ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगी कि अगर मेन बॉडी में भी उन्होंने हरिजनों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। उसमें कोई लिखित संविधान नहीं है, परंतु ये बात वहाँ से ऊपर से नीचे तक निर्धारित है कि हमें इसमें हरिजनों को भी लेना है, पिछड़ों को भी लेना है। तो आखिर सवर्ण जाति के लोग जाएं तो जाएं कहाँ? इस चुनाव में जो उत्तर प्रदेश की जो समीक्षा हो रही है, उसमें ये बात निकल के आई है कि सवर्णों की जो घोर उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो सदैव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा और भारतीय जनता पार्टी को वोट देता रहा, इसलिए सवर्णों की एक उपेक्षा के कारण भी आज भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति पर पहुंच गई है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी कहीं समीक्षा में नाम नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के बीच जो पहले तालमेल हुआ करता था या पहले जो समन्वय था, आज वह दिखाई नहीं दे रहा है। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का बयान है, उसकी तो बहुत चर्चा हो रही है। जब आखिरी के 2 चरण चुनाव के बचे थे, तब नड्डा जी ने एक बयान दिया था कि आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा और विशाल संगठन बन गया है कि अब उसे आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो बात अपनी सही तरीके से पत्रकारों को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, परंतु वो मुद्दा इतना बड़ा बना कि आज तक उसकी चर्चा हो रही है। और बाद में उन 2 चरणों के बाद वो जितने भी रिजल्ट आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त तरीके से हारी। तो आज जो पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है और ऐसा महसूस होता है कि संघ और भाजपा के बीच में दूरी है, और हारने का जो एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। नड्डा जी ने जो बयान दिया था, उसके बाद नड्डा जी को आज इतनी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। आज वो केंद्र में मंत्री भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के दल के नेता भी हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां नड्डा जी को मिल गई, जबकि संगठन आरएसएस के खिलाफ उनका जो बयान है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। तो ये दोनों के बीच में जो दूरियां हैं या जो तालमेल का अभाव है, ये भी हारने का एक बहुत बड़ा कारण है।
एक कारण हारने का और है, जिसकी तो चर्चा समीक्षा में भी हो रही है। भाई चुनाव के समय लोगों का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना जाना लगा ही रहता है, और हम आप ही हर चुनाव में देखते हैं कि कुछ नेता इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और कुछ दूसरी पार्टी को छोड़ के किसी अन्य पार्टी में चले जाते हैं। मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक न्यू ज्वाइनिंग के नाम पर एक विभाग ही खोल दिया था। मतलब एक अभियान चलाया गया था और राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक, नीचे तक ये अभियान चला कि विरोधी दलों के नेताओं को भाजपा में शामिल कराओ। यदि लोग स्वेच्छा से शामिल होते थे वो बात एक अलग है, मगर इस बार उसको एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लिया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। हमारे मध्य प्रदेश में तो न्यू ज्वाइनिंग के प्रभारी मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया था। जब मैंने ये पहली बार बात सुनी तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के प्रभारी, ये कौन सी कमेटी नहीं बन गई है। फिर जब मैं रोज़ टीवी पर देखता था, राष्ट्रीय स्तर पर भी आज इसको शामिल किया जा रहा, कल उसको शामिल किया जा रहा, और इसका जो रिजल्ट आया है, क्योंकि नए नए लोगों को आप जो पार्टी में आज ही आए हैं आपने उन्हें टिकट दे दिया। कई नेताओं को राज्यसभा का टिकट मिल गया, कई लोगों को बड़े बड़े पद दे दिए गए। तो जब ये कार्यकर्ता देखता है, जो कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहा रहा था, और जब ये देखता है कि नए नए विभिन्न पार्टियों से आए लोगों को पदों से नवाजा जा रहा है, टिकटों से नवाजा जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हार का बना कि जो पुराना कार्यकर्ता है वो मायूस होकर अपने घर पर बैठ गया। आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के जैसा काम नहीं कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी एक कॉरपोरेट ऑफिस के रूप में काम कर रही है। आज अपने कार्यकर्ताओं से ज़्यादा वो सर्वे एजेंसियों पर भरोसा करती है। आज उसका जो आईटी सेल है वो इतना पावरफुल और इतना ताकतवर हो गया है कि बाकी पदाधिकारियों की का महत्व बहुत कम हो गया है। आज सारी जानकारियाँ ऑनलाइन मंगाई जाती हैं। आज अधिकांश मीटिंगें ऑनलाइन होती है। मैं यहाँ टेक्नोलॉजी के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ। जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उसका उपयोग भी होगा और राजनीतिक दलों को भी उसका उपयोग करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर राजनीतिक दल एक राजनीतिक दल है, वो कोई कॉरपोरेट ऑफिस नहीं है या शासकीय कार्यालय नहीं है कि 3 दिन में ये जानकारी भेजना ही है तो भेजना ही है, चाहे वो तैयार हो पाए या ना हो पाए। इस तरह से राजनीतिक दल को राजनीतिक दल के रूप में चलाया जाना चाहिए। और उसके जो परिणाम इस बार जो चुनाव में आए हैं, क्योंकि जितने भी सर्वे आए उन सर्वे में ये स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से चुनाव जीत रही है, परंतु आज इस ऑफिस को या राजनीतिक दल को एक कॉरपोरेट ऑफिस की तरह चलाया जा रहा है और उन कार्यकर्ताओं की जगह उन तमाम एजेंसियों पर भरोसा करने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति बनी हुई है। ये वो मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हार के कारण बने हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगातार अभियान छेड़े। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने का बहुत प्रयास किया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया। उसके माध्यम से लगातार ये प्रयास किया गया कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को जोड़ा जाए और इस बार के जो रिजल्ट आए हैं वो आप सबके सामने हैं। मुसलमान किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए तैयार नहीं। हालांकि इस अभियान के कारण बहुत सारे मुसलमानों ने इसका फ़ायदा भी उठाया है और जो मोदी जी की जो सबका साथ जो सबका विकास का जो नारा था उसके कारण यदि किसी को सबसे ज़्यादा लाभ हुआ है तो वो अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम वर्ग का हुआ है। आज मुस्लिम वर्ग मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण आर्थिक रूप से सबल हो गया है, परंतु जहां वोट देने की बात आई है वो सारे सैकड़ों उदाहरण आप सबके सामने हैं कि जिन लोगों ने 550 लोगों ने जहां प्रधानमंत्री आवास लिया वहां एक वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। और मोदी जी के बनारस क्षेत्र के भी, योगी जी के गोरखपुर क्षेत्र के भी कई बूथों के रिजल्ट आप सबने सुने होंगे, उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो अल्पसंख्यक मोर्चे में काम भी करते हैं, उनके भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। और जब ये बात अभी शुभेंदु अधिकारी जो कि बंगाल में
भाजपा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अभी एक भाषण के दौरान जब उन्होंने ये बात कही कि सबका साथ सबका विकास अब बंद होना चाहिए, जो हमारे साथ हम उसका विकास करेंगे, और अल्पसंख्यक मोर्चा भंग होना चाहिए, तब उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। आखिर उनकी आवाज़ को क्यों दबाया गया, जबकि वो बात जो बोल रहे हैं वो हकीकत है। और ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिनों से ये बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना अल्पसंख्यक मोर्चा भंग कर देना चाहिए। जब मुसलमान किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उनके लिए कितनी भी अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाएं, परंतु जब वो आपके साथ जुड़ना ही नहीं चाहते हैं, उससे अच्छा हो कि यहाँ प्रयास करना बंद किया जाए। इसलिए हार का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने इन लोगों को खुश करने का प्रयास किया और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट नहीं दिया। मैंने जो ये हार के जो कारणों की समीक्षा आपके सामने की है, मुझे उम्मीद है कि आप इस समीक्षा से सहमत होंगे। यदि आप सहमत हैं तो कमेंट करें, यदि आप असहमत हैं तब भी आप कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।